Hello everyone, welcome to Gyanvidya Academy. I am Swiksha Dikshit and today we will learn about plasma membrane. हमने लास्ट क्लास में सेल चैप्टर को शुरू किया था। हमने ये देखा था कि सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, उनकी डिस्कवरीज देखी थी। हमने पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने डिविजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ा था कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें अलग अलग सेल्स एक साथ ग्रुप में आके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो फंक्शन है वो बहुत ही स्मूथली और एफिशिएंटली हो जाए। तो हमने लास्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जो सेल होता है उसके 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स। कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक आउटर कवरिंग होती है जो सेल के बाहर होती है, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में वी विल कवर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होती है वो भी हम आगे जाके पता करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास अगर आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगी, तो वहां से आप लास्ट क्लास की वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell which separates the cell from its external environment, ठीक है। बाहर की जो सराउंडिंग्स है उससे सेल के अंदर के कंटेंट को सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। सेकेंड इज दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज पोरस। पोरस का मतलब क्या है कि उसमें पोर्स होते हैं। पोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, सेल रेस्पायर भी करता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर जाते हैं। तो वो कहाँ से हो पाता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो पाता है, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं। पर बेटा कोई भी सब्सटेंसेस सेल के अंदर और बाहर नहीं जा सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही सिलेक्टिव होती है, वो अपने हिसाब से चूज करती है सेल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से? सेल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो चूज करती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर आने चाहिए और कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर जाने चाहिए। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर से बता देती हूँ, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द सेल्स, ठीक है। इसीलिए उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स से, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ठीक है बच्चों। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज पोरस, it is selectively permeable, meaning it allows the entry and exit of only some molecules. It is flexible, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और वो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो वो फायदे क्या होंगे वो हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर और बाहर जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो हो कैसे रहा है, ठीक है। ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं इस चैप्टर के नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाउ डज इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स?
तो एक प्रोसेस होता है बच्चों, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of substances the spontaneous movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स पास होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो इस मैकेनिज्म की वजह से पास होते हैं। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी जगह पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल का, लेटेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किसी भी जगह पे कोई भी मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन इस रीजन में ज्यादा है, ठीक है, इफ CO2 इज हायर इन कॉन्सेंट्रेशन इन दिस रीजन, तो वो इस हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया पे मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? सेल में कैसे होता है देखो, सेल में डिफ्यूजन जो होता है वो CO2 और ऑक्सीजन के मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उसके वजह से CO2 लिबरेट होता है। ठीक है, CO2 बनता है। CO2 इज अ सेल्यूलर वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्यूलर वेस्ट होता है और हमारी बॉडी CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। ठीक है, सेल्स उसको बाहर फेंकना चाहते हैं, उनको जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, पर क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है सेल में, तो सेल के अंदर जो CO2 का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल जैसे इकट्ठा हो जाते हैं, तो अब सेल क्या करेगा? सेल हैज टू गेट रिड ऑफ दिस CO2, है ना, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या होता है, जो CO2 है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर इनसाइड द सेल, दिस इज अ सेल। ठीक है, सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पर सेल का जो सराउंडिंग है वहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो इसलिए जो CO2 है वो बाहर मूव हो जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ गया तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम हो गया। ठीक है, तो इन कंपैरिजन जो ऑक्सीजन है वो सराउंडिंग में बहुत ज्यादा है, पर उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम है, तो वो क्या करेगा? इट विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा। इस तरह से CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है सेल के अंदर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझाती हूँ तुमको कि ये CO2 और O2 क्यों ऐसे मूव हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो, ह्यूमन बींग्स रिस्पायर करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स रिस्पायर करते हैं तो क्या होता है? लंग्स के थ्रू हम पहले एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, उस एयर में जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एयर से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है? क्योंकि ब्लड बेटा हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के थ्रू कहाँ पे गया? ब्लड में गया। ठीक है, ब्लड में गया। अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड इस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाएगा, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, कहाँ पे पहुंचा रहा है? बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा रहा है। तो ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। मीनवाइल जो सेल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो CO2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, CO2 बढ़ रहा है सेल के अंदर। इससे क्या हो रहा है?
CO2 इंक्रीज हो गया, CO2 सेलुलर वेस्ट है, उसको सेल के बाहर निकलना है ना। तो क्या होगा, ब्लड आएगा, सारे सेल्स जो है उनके पास ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड कैपिलरीज आजू बाजू प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या होगा, ये जो CO2 है ना, वो CO2 सेल से निकल के ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए CO2 मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर हमने फ्रेश एयर इनहेल की, ऑक्सीजन मिला हमको, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ ब्लड में, ब्लड से ऑक्सीजन कहां पे गया, सेल्स के पास गया, क्यों, क्योंकि सेल्स के पास ऑक्सीजन कम था, ठीक है। तो this oxygen will move from blood capillaries to the cells। को मैं CO2 को ब्लैक से लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, हमने रेस्पायर किया, ऑक्सीजन ब्लड में आया, ब्लड ने ऑक्सीजन को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्यों किया, कैसे किया, डिफ्यूजन के थ्रू किया, ठीक है। अब ये जो CO2 है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ गया, अब क्या होगा, अब ये फिर से लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स के थ्रू हम जब एक्सहेल करेंगे तो निकल जाएगा हमारी बॉडी से। तो CO2 जो सेलुलर वेस्ट था वो हमारी बॉडी से निकल गया, ठीक है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है सेल के अंदर फॉर रेस्पिरेशन, दिस इज डन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आया समझ में सबको, चलो अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमने देखा कि CO2 और ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो कैसे सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। अब हम पढ़ते हैं एक स्पेशल केस के बारे में जो कि होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी हो सकता है, और गैसेस में भी हो सकता है, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है वो स्पेसिफिकली लिक्विड्स के लिए होता है। इसी में हम अभी पढ़ लेंगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस भी क्या होता है, ठीक है। तो जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ water molecules from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration through a selectively permeable membrane, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते, हमको वाटर कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है बताती हूँ, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन है उसमें मेम्ब्रेन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर जो ऑस्मोसिस है वो हमेशा एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब जो ऑस्मोसिस है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स के। इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है वो तो समझ लो पहले। डेफिनेशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया पे मूव करते हैं थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम उस फेनोमेना को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में होता है, ठीक है। अब
जो ऑस्मोसिस है वो भी दो टाइप्स के हो सकते हैं. ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स. ऑस्मोसिस में पहला है एंडोऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज एक्सोऑस्मोसिस. ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस, एंडो का मतलब अंदर, अंदर जाना. ठीक है, तो जब वाटर अंदर जाता है ना सेल के, तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं. ठीक है, ये सेल है, जो वाटर है वो सेल के अंदर चला गया. दिस इज एंडोऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल. ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सो का मतलब हो गया बाहर जाना. तो जब वाटर बाहर मूव करता है सेल के, तो इट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस. मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल. ठीक है, ओके. अब देखो, कोई भी सेल को हम अलग अलग कंडीशंस में रख सकते हैं. ठीक है, अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. कंडीशंस का मतलब क्या है कि अलग अलग सोल्यूशंस में डाल सकते हैं और हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, अगर हम किसी सेल को सोल्यूशन में डालेंगे तो उसमें वाटर का मूवमेंट होगा. क्यों होगा? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिलेक्टिवली परमिएबल है. ठीक है, और पोर्स प्रेजेंट है, तो वाटर विल मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एक सेल को जब मैं अलग अलग मीडियम्स प्रोवाइड करती हूँ तो क्या चेंजेस आ सकते हैं सेल में. ठीक है, ऑस्मोसिस में एंडो एक्सो, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मीनिंग कि हम सेल को किसी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाउ विल इट रिएक्ट. सबसे पहले सॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट जो चीज हम डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझेंगे. सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर मेरे को एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं सॉल्ट लूंगी और उसको पानी में मिक्स कर दूंगी. तो सॉल्ट जो है मेरा वो सॉल्यूट हो गया, क्योंकि सॉल्ट को मैं डिसॉल्व करने वाली हूँ पानी में, और जिस चीज में डिसॉल्व करूंगी वो मेरा सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट. सॉल्यूट इज सॉल्ट इन केस ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट विल बी वाटर. ओके, तो हमको पता चल गया सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है. अब दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है. पहला, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट. ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, तो सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा और जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में जब प्रेजेंट होगा. सॉल्ट सॉल्यूशन के एग्जांपल ले लेते हैं ना. अगर मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास पानी है, मैं उसमें आधा चम्मच अगर सॉल्ट डालती हूँ तो यहाँ पे मेरा एक सोल्यूशन बन गया. ठीक है, दो टाइप के सोल्यूशंस बनाऊंगी मैं. एक सोल्यूशन में मैंने सिर्फ आधा चम्मच सॉल्ट डाला है और दूसरे सोल्यूशन में मैंने 2 चम्मच सॉल्ट डाला है. ठीक है, तो मेरे फर्स्ट सोल्यूशन में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, तो इसलिए वो डाइल्यूट हो गया. मेरा जो सेकेंड सोल्यूशन है उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया. ठीक है, जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो इट इज डाइल्यूट सोल्यूशन. जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. सॉल्यूट जो है हमारा वो ज्यादा होगा
एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम जनरली अभी जो हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे उसमें वाटर ही सॉल्वेंट डालने वाले हैं, तो वाटर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन में वाटर कम प्रेजेंट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और जिस सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, मोर वाटर। ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में मतलब ज़्यादा पानी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब कम पानी, ठीक है, लेस वाटर। ओके, समझ आया आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज, अगर मैं किसी सेल को एक ऐसे मीडियम में रखती हूं, अगर मैं किसी सेल को एक ऐसे मीडियम में रखती हूं जिसमें सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ठीक है, अगर मैं किसी सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखती हूं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है मेरा वो ज्यादा है ना। तो क्या होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, देखो जो सेल का सराउंडिंग मीडियम है वहां पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस H2O molecules will move from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है। हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, मतलब सेल के अंदर पानी जा रहा है, सेल के अंदर पानी जाएगा तो आउटकम क्या होगा मेरा, नेट रिजल्ट क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा ना, सेल विल स्वेल अप, ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जिसमें सेल स्वेल हो जाता है, हम इनको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब देखो बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, तो वाटर का जो मूवमेंट है वो अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, ठीक है, दोनों तरफ होगा। पर क्योंकि बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितना पानी अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर दैट इज कमिंग आउट, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे नेट रिजल्ट लिखा है। नेट रिजल्ट क्यों लिखा है, क्योंकि अंदर बाहर तो हो ही रहा है क्योंकि पोर्स है, पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग इनसाइड, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा नेट रिजल्ट है वो सेल विल स्वेल अप। अब ये पानी जब तक अंदर जाता रहेगा तब तक एक इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब जब तक सेल के अंदर और सेल के बाहर वाले मीडियम में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए तब तक ये वाटर का मूवमेंट होता रहेगा। पर देखो ये हमारा इतना सा तो सेल है ना, ये इतना सारा पानी तो रिटेन नहीं कर पाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सेल विल बर्स्ट। अगर बहुत ज़्यादा पानी अंदर चला गया तो सेल बर्स्ट होने के चांसेस है। इस टाइप के सोल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशंस बोलते हैं। दूसरे टाइप के सोल्यूशंस हैं आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर कोई सेल को मैं ऐसे मीडियम में रखती हूं जिसमें द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड the cell is exactly equal to the water concentration outside in outside medium, ठीक है। अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर एग्जैक्टली इक्वल है तो क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। जो सेल है उसके फिजिकल अपीयरेंस में हमको कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो इसमें जो नेट रिजल्ट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नो चेंज, ठीक है। देखो मैंने जैसे पहले आपको बताया था, इसमें भी क्योंकि पोर्स है तो वाटर अंदर और बाहर दोनों मूव करेगा, पर जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है ना, इसलिए कोई चेंज नहीं दिखेगा हमको। इस टाइप के सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशंस बोलते हैं। तीसरा टाइप का सोल्यूशन है मेरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक
टॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सेल को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखती हूँ, कौन सा टाइप का? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? पानी कम होगा। ठीक है, H2O कम है। When I place a cell in a medium that has lower water concentration as compared to inside the cell, तो सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, सेल के बाहर जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू द सेल। वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल। हमारा नेट रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, सेल विल श्रिंक। इस टाइप के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ऐसे श्रिंक हो जाएगा सेल। ठीक है, इसमें इस केस में क्या होगा? ऐसे बड़ा सा स्वेल हो जाएगा सेल। ठीक है, तो देखो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में कंफ्यूज मत होना। आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि कैसे याद रखूं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसा सोचो, हाइपो मतलब हिप्पोपोटामस, हिप्पो मोटा होता है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल मोटा हो जाएगा। ठीक है, ओके, दीज वर द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये जो ऑस्मोसिस होता है, जो ऑस्मोसिस, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। मैं आपको जैसे मैंने बताया था नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, देखो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस रियल लाइफ में कैसे काम होता है ना। हम तो थियोरी पढ़ रहे हैं, पर ये रियल लाइफ में दिखता कहाँ पे? तो वी ऑल नो दैट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ओके, तो H2O प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? रूट से करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑस्मोसिस का। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रूट है। ठीक है, ये रूट है बना रही हूँ मैं इसे, थोड़े बड़े बड़े आपको दिखे इसलिए। ये हमारा रूट है, ये रूट हेयर्स हैं। ठीक है, तो या ये सॉइल है, इस सॉइल में बहुत सारा पानी है ना, सॉइल मॉइस्ट है, सॉइल में बहुत सारा पानी है। और सेल के अंदर जो कंटेंट है ना साइटोप्लाज्म, वो डेंस होता है। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू द आउटर सराउंडिंग। सॉइल में H2O ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू जो पानी है वो सॉइल से रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो गया? एंडो ऑस्मोसिस हो गया कि एक्सो ऑस्मोसिस हो गया? पानी जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, तो ये हो गया एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके, चलो अब मैंने आपको बताया था, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और इसके एडवांटेज होते हैं। क्या एडवांटेज है? देखो, एक ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हमने बात की थी तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था अमीबा का। ठीक है, जो अमीबा होता है उसके सेल का शेप बहुत ही इरेगुलर होता है, कोई भी शेप ले लेता है वो, ऐसा कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। सो दिस इज अमीबा। ठीक है, और डिफाइंड शेप क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होती तो उसको एक ही रिजिड स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना पड़ता ना, पर क्योंकि अमीबा की सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो अलग अलग टाइप के शेप्स ले सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम अलग अलग टाइप के शेप क्यों ले रहे हैं अमीबा को, एक ही शेप रख सकता है ना वो। पर देखो, हम खाना कैसे खाते हैं? हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है अच्छा सा, हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स है, माउथ से हम खाना इंजेस्ट कर सकते हैं। पर अमीबा तो बेचारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे करेगा? तो देखो, अमीबा के आजू बाजू में मतलब विसिनिटी में अगर कोई प्रे दिखता है उसको, प्रे मतलब कोई भी छोटा मोटा कीड़ा वगैरह दिख गया उसको, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख गया, तो वो क्या करेगा?
ये अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड कैसे करेगा? फ्लेक्सिबल है ना, इसलिए। ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड कर देगा। एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे मेरा प्रे आ गया, उसको कैच करेगा। ठीक है, अब ये इसके एकदम पास आ गया फूड। अब फूड पार्टिकल को, ये जो दो आपको फीट दिख रहे हैं, वो ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, अमीबा ने क्या किया? उसने अपने फॉल्स फीट को एक्सटेंड किया। दीज आर सूडोपोडियाज। इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा उसके पास नहीं रहते ना, वो जब खाना उसको चाहिए होता है तब वो सूडोपोडिया को एक्सटेंड कर देता है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। सूडोपोडिया को एक्सटेंड कर देगा, जो फूड पार्टिकल है उसको एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, अब ये फूड पार्टिकल एनगल्फ होने के बाद एक वैक्यूल के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ऐसे फूड वैक्यूल बना लेगा जिसके अंदर हमारा फूड पार्टिकल है। फिर इस वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो उस फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अमीबा एक्वायर्स फूड। क्यों हो पाया? क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। The process in which amoeba engulfs food particles by extending its pseudopodia is known as endocytosis. ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी का। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। मेरे ख्याल से क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो हम सेल वॉल जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो। कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट एंड शेयर, आई विल श्योरली रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच।